हेलो दोस्तों, वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास की ज्योग्राफी, क्लास 7th की, चैप्टर नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है वायु। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा, विकिरित मतलब जो ये पृथ्वी है और इधर का हमारी गैसें हैं, ये पृथ्वी से जो ऊष्मा इधर जाती है उसको रोक देता है। ठीक है, उसी को विकिरित बोलते हैं। ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस, जो कि इन गैसों की जो परतें होती है इससे ऊपर नहीं जा पाती है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना संभव हो जाता है। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी पर का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? तो ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये किसमें यह इसके अभाव में धरती ठंडी हो जाती है और यही कारण बनती है भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी गैसें हैं। इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं कौन कौन सी गैसें हैं। देखिए, ये हमारी है पृथ्वी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन है सेकंड नंबर, ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद है आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, 0.034% है अन्य गैस। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आइए इसको फिर पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, चाहे वो इंसान, पशु हो, पक्षी हो, हम मानव जीवन क्यों ना हो। ठीक है, सब लोग वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह और एक दूसरे पर निर्भरता भी है हमारी। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है, वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन का कम मात्रा में पाई जाती है। इस गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद हैं। 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के लिए प्रतिशत दर्शाएं। ये आप चित्र में देख सकते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता
होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं, ठीक है, ये 0.3% होती है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं ऑक्सीजन को निकालते हैं। वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। इसीलिए बैलेंस और संतुलन बना रहता है। बैलेंस और संतुलन दोनों एक ही है। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी के पर मौसम तथा जलवायु में को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग की जो कटिंग्स है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए कहा जाता है कि जलवायु ऐसी एक समस्या है जो ये मानव जीवन की सामूहिक समस्या है, ठीक है। इसको कोई किसी एक के हाथ में नहीं है, इसलिए इससे लड़ने के लिए हमें सामूहिक रूप से साथ आना होगा। एक वायुमंडल की संरचना दिया है, पहले इसको देख लेते हैं। ये वायुमंडल की परतें दी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी परतें हैं? सबसे नीचे होती हैं क्षोभ सीमा, ठीक। माउंट एवरेस्ट से ऊंचाइयां नापी जाती हैं, जैसे ये है क्षोभ मंडल, ठीक। ये है क्षोभ मंडल की सीमा, इसी में पाई जाती है ओजोन परत, ठीक है। फिर है समताप मंडल, और ओजोन मंडल और समताप मंडल के बीच ही हवाई जहाज भी उड़ता है। और ओजोन परत दोस्तों, कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन परत किस कलर की होती, तो ओजोन परत ब्लू कलर की होती है, ठीक है। समताप मंडल, फिर समताप सीमा होती है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। मध्य सीमा होता है, फिर उसके बाद बाह्य मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है, ठीक। इसको याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि क्षोभ सीमा कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्षोभ मंडल कितने दूरी तक पाया जाता है, फिर समताप मंडल कितने किलोमीटर तक पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बना है कई बार कि समताप मंडल कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, जैसे कि 40 किलोमीटर हो गया, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ऐसे करके दिया था ऑप्शन में। तो ये है मध्य मंडल, 80 किलोमीटर तक होता है। फिर है बाह्य मंडल, 100 किलोमीटर, उसके बाद बहिर्मंडल है, ठीक। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर आपको ये समझ में भी आ जाएगा। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी मंडल 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर की भाग समताप मंडल कहलाता है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई में फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इस मंडल में हवाई जहाज उड़ता है।
समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, उल्का पिंड किस परत में जल जाते हैं, किस वायुमंडलीय परत में जलते हैं, तो वो होगा मध्यमंडल। मध्यमंडल कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस पर पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ये हो गया वायुमंडलीय परतें। ठीक है, ये अंतिम परत थी। और फिर आ गया है, इसमें क्या दिया है पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं है। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी ही बार कि हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना ले सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बताता है। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बताता है। क्या आप अब समझ गए हैं कि मौसम और दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? देखिए, मौसम जो होता है दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, और जलवायु क्या होती है? लंबे समय अवधि में ज्ञात की हुई उस स्थान का औसत मौसम ही जलवायु कहलाता है, जो लंबे समय में होता है। और मौसम जो होता है वो दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया होती है, जलवायु लंबे समय की होती है। उसके बाद तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायुमंडल में मौजूद ताप शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु में की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आतपन क्या होता है? आपको स्टेटमेंट 1 2 3 करके दे देगा, फिर आंसर वही बना देगा। आपतन क्या होता है? एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेती है आपतन कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आतपन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। देखिए इसमें क्या दिया है, तापमापी तापमान मापता है, वायुदाब मापी वायुदाब मापता है। देखिए 4 क्वेश्चन आप तैयार हो गए। तापमापी तापमान नापता है, वायुदाब मापी वायुदाब मापता है,
वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है, और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा मापता है, दर्शाता है या मापता है। देखिए इसमें क्या दिया है, पढ़ते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 सेल्सियस पर जमता है एवं 100 सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स ने किया था। आपको इसको याद रखना है। डिग्री सेल्सियस होता है, तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस मापने पर जल 0 सेल्सियस पर जमता है एवं 100 सेल्सियस पर उबलता है। ये फैक्ट याद रखने लायक है, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। कितने सेल्सियस पे जल जमता है, कितने पर उबलता है? तो जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसको भी पढ़ लेते हैं इसी में। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? हाँ बिल्कुल। अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। कुछ आप जानते हैं, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। यदि दिन के समय सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी आ रही है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त होती है, जैसे ये घर होते हैं, ठीक है। दिन में जो होती है सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, चाहे सड़क हो, घर हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, ठीक है। ये सूर्य की रोशनी जो आती है उसको ऑब्जर्व मतलब इसमें कुछ ऊष्मा निहित होती है, और यही जब रात का समय होता है तो ये ऊर्जा विकिरित हो जाती है, ठीक है। कुछ उग सकेंगी। देखो गांवों के पीछे नगरों का तापमान इसीलिए अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा फेल्ट समय में, दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, धातु एवं कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। सही बात है। वायु दाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। मतलब एक इंसान के ऊपर वायु का दाब इधर से भी लग रहा है, 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 उसको पता ही नहीं चलता, वो बैलेंस रहता है। और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। देखिए पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है।
वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर, देखो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। जैसे ये वायु दाब है ना, अगर आपका इधर निम्न दाब है तो ये तुरंत इधर भागी। जैसे एक गुब्बारा आप लीजिए, ये गुब्बारा भरा हुआ है, अगर इसमें एक छेद कर दिया जाए तो ये जो इसमें की वायु होगी वो तुरंत बाहर निकलना शुरू कर देगी और इधर की इसकी वायु खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। वायु हमेशा सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। पवन, अब हम पवन के बारे में पढ़ेंगे। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। अपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए। जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो, पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पवन को विभाजित किया गया है 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन सी पवनें हैं आइए देखते हैं। स्थानीय पवन। स्थानीय पवनें वे पवनें होती हैं, इससे व्यापारिक पश्चिमी को व्यापारी, ये पहले दिशाएं देख लो। ठीक है, पश्चिमी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पश्चिमी व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ठीक है, स्थायी पवनें जो होती हैं निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ठीक है, स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। आइए इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये जो चित्र है ना हवाओं का, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा। ये बहुत ही कई डायमेंशन आपको सिखा देगा और याद भी करा देगा। देखिए, ये है उच्च वायु दाब जो हमारे ध्रुवों पर है। यहाँ पे बर्फ होती है, यहाँ पे दाब कम होता है, यहाँ पे उच्च दाब होता है, मतलब जो निम्न दाब की ओर बहता है। तो ये यहाँ की वायु जो होती है सघन होती है, भारी होती है। तो ये जिधर बहुत ज़्यादा तापमान होता है उधर की ओर भागती है। ध्रुवीय पवनें जो है हमेशा, देखो ध्रुवीय पवनें जो हैं पश्चिम की ओर भाग रही हैं। ठीक है, फिर इधर ये और जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी पवनें भी इधर भाग रही हैं। फिर है ये उपोष्ण भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम, इसको डोलड्रम पवनें भी बोलते हैं, इसको डोलड्रम बोला जाता है। देखो उच्च कई भागों में इसको बांटा गया है इन हवाओं को। देखो ध्रुवीय पूर्वी पवन, अधो ध्रुवीय निम्न दाब, सनातन पछुआ पवन, उपोष्ण उच्च दाब, हॉर्स अक्षांश इसको बोलते हैं। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब को हॉर्स अक्षांश भी बोलते हैं। फिर ये है कर्क रेखा। फिर उसके बाद उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं।
उत्तर पूर्वी, ये दिख रही है ना, उत्तर पूर्वी पवनें हैं। फिर भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम कहलाती है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, मतलब दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी पवनें। उपोष्ण दाब हॉर्स अक्षांश। फिर सनातन पश्चिम, जैसे उत्तर में है कर्क रेखा के ऊपर, उसे कर्क रेखा के नीचे भी है। ये भूमध्य रेखीय, ये बीच का है, ठीक है। जितना उधर है उतना ही इधर है, वही क्रिया ऊपर हो रही है नॉर्थ में, वही क्रिया साउथ में भी हो रही है। सनातन पछुआ पवन, अधो ध्रुवीय निम्न दाब, ध्रुवीय पूर्वी पवन, उच्च दाब, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यह भी पवनों के प्रकार बताए गए हैं। ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। आगे चलते हैं, क्या दिया है इसको पढ़ते हैं। चक्रवात प्राकृतिक आवेश, चक्रवात प्राकृतिक आवेश। भारत, थोड़ा और जूम करते हैं इसको, हाँ। भारत पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा, भारत पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल के खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात, 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग वाली पवन 36 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयारी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने चक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष ने उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवन एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोडार के बीच स्थित मैंग्रोव के जल लुप्त ही हो गए। देखिए, ये दिया है आर्द्रता। संवहनीय वर्षा, वर्षा के प्रकार दिया है। देखो, ये संवहनीय ऊर्जा हो गई, संवहनीय वर्षा। फिर ये हो गई पर्वतीय वर्षा, ठीक है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं संवहनीय वर्षा क्या तो, और चित्र के माध्यम से हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हमें कभी नहीं भूलती। जैसे हम टीवी देखते हैं, जो चीज़ हम टीवी में देखते हैं, या आजकल यूट्यूब से हम जो चीज़ें पढ़ते हैं थ्रू चित्र के द्वारा विजुअलाइज करके, वो चीज़ें हम कभी नहीं भूलते। देखिए, अगर संवहनीय वर्षा का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में तुरंत ये फोटो क्लिक कर जाएगी, तो आप समझ जाओगे संवहनीय ऊर्जा क्या होती है। कि पहले पृथ्वी से ऊष्मा आकाश की ओर जाती है, जिससे बादल बहुत ज़्यादा धूप के कारण जब पानी गैस के माध्यम से छत पे मतलब गैस में परिवर्तित होकर आसमान में जाता है, फिर वही वर्षा के थ्रू फिर पर वापस चला आता है। फिर पर्वतीय वर्षा क्या है, पहले वो पहाड़ों से जो बादल जो है पहाड़ों से टकराते हैं, उसके बाद ये वर्षा होती है, ठीक, पर्वतीय वर्षा कहलाती है।
और चक्रवाती वर्षा क्या है? ये ठंडी वायु, ये गर्म वायु जब मिलते हैं तो वो वर्षा का निर्माण करते हैं, वो चक्रवाती वर्षा हो जाती है। दोनों हवाएं जब टकराती हैं, गर्म और ठंडी, तो वहीं पे वर्षा होती है, घूम घूम के बरसती हैं। आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है? अब आपको समझ में आएगा इन तीनों चित्रों का क्या मतलब था। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर, देखिए जो किताबी भाषा होती है वो अलग होती है, जो हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं वो अलग होती है। तो ये किताबी भाषा में लिखा है वाष्पित होती है, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है, हम असहज महसूस करते हैं। ठीक है, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। ठीक, जो पानी वही है चक्र, इधर से जाता है फिर इधर से बरसता है। ठीक, जैसे जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। हाँ, ये तो सही है। जब हवाई जहाज़ उड़ता है तो उसके पीछे जो पथ दिखाई देता है, हमको वो लगता है कि वो धुआं है, लेकिन वो धुआं नहीं होता, वो वायु होती है जो संघनित हो जाती है और हमें दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। बारिश होती है, वही पृथ्वी सोख लेती है, फिर वही हम निकालते हैं, फिर वो वाष्पित होती है। यही चक्र चलता रहता है। जिंदगी एक चक्र है पृथ्वी भी एक चक्र की तरह गोल है। सब कुछ एक साइकिल की तरह फिर घूम के फिर यहीं आना है, मरना है, फिर पैदा होना है, फिर आके यहाँ पे ज़िंदगी जीनी है, फिर मरना है। यही हमारी साइकिल है इंसानों की। ज़्यादा भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जितने ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे उतनी ज़्यादा जल को हम संरक्षित कर पाएंगे। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। जैसा कि आप चित्र में देख चुके हैं तीनों को। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, कम हो तो भी, इसलिए बैलेंस हो। वर्षण के दूसरे रूप को हिम कहा जाता है। सहिम वृष्टि तथा ओला है। ठीक है, अच्छा कहीं पे आपको ये वर्ड दे दे सहिम, समझ में आएगा ये है क्या? अगर आप NCERT पढ़ रहे होगे तभी आपको समझ आएगा सहिम क्या होता है। सहिम वृष्टि तथा ओला है। चलिए तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और आपको इन क्वेश्चनों का आंसर चाहे पेपर पे लिखना हो या फिर इसमें आप कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। वायुदाब क्या होता है, वर्षा के 3 प्रकार बता दीजिए कौन कौन सी होती हैं वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, मौसम किसे कहते हैं, एक लाइन का आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप कभी भी वीडियो देखिए, जब भी देखिए तो कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, बताइए कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
वायुमंडल क्या है? वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है बताइए? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी है? 21% और नाइट्रोजन कितनी है? 78%। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन इनका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें दोस्तों। जितना आप लिख के, देख के, सुन के याद करेंगे ना, उतना आप कितना भी थ्योरी पढ़ते रहें वो याद नहीं होती चीज़ें। लेकिन आप जो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हो, आँखों से सुनते हो, आँखों से देखते हो, सॉरी, कानों से सुनते हो और मुंह से बोलते हो, वो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये है ओजोन। ठीक है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? बादल विहीन। मध्यमंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो तब वायु दाब बढ़ता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं हिम। ठीक, ये है मिलाने वाली। लू क्या होती है? मानसून क्या होता है? पवन क्या होता है? व्यापारिक पवन क्या होती है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा नहीं होगा। मौसमी पवन। पवन की क्षैतिज गति और ओजोन गैस की परत। स्थायी पवन। मानसून। चलो ठीक है, अब ये ओके, चैप्टर अब यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कल हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है।